नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में 10th क्लास के अर्थशास्त्र की बात मैं करूंगा। 10th क्लास का अर्थशास्त्र मैं अभी पढ़ा रहा हूं और लगभग 5 अध्याय 10th क्लास के अर्थशास्त्र में समाप्त हो चुका है। आज आपके समक्ष मैं 6ठा अध्याय लेके आया हूं जिसका नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या होता है और इसके विभिन्न पक्ष क्या क्या हैं, इन सब बातों पर चर्चाएं होंगी। इस अध्याय से मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। पहले सबसे पहला प्रश्न बनता है कि वैश्वीकरण क्या है और इसके विभिन्न अंग कौन कौन हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि वैश्वीकरण क्या है, इसके विभिन्न प्रभावों को बताएं, या बिहार के संदर्भ में इसके प्रभाव को बताएं या पूछ सकता है भारत के संदर्भ में इसके प्रभाव को बताएं। तो ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आ सकता है कि निजीकरण क्या है। चौथा प्रश्न आ सकता है, ये लघु उत्तरीय आएगा। चौथा प्रश्न क्या है, पूछेगा कि उदारीकरण क्या होता है। ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस अध्याय में से मुख्यतः एक ही आएगा, वो है वैश्वीकरण क्या है, यानी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और बिहार में इसके क्या प्रभाव हैं। या अगर बहुत ज़्यादा घुमाया तो थोड़ा ये पूछ सकता है कि वैश्वीकरण क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को बताएं। ठीक है, साथ ही कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड हैं। इसके साथ ही एक प्रश्न और बनता है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, उस पर चर्चा होगी। तो एक एक करके हम हर एक बिंदु की व्याख्या आपके समक्ष कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को समझने से पहले आपको दो शब्द समझना पड़ेगा। एक है निजीकरण, जिसे प्राइवेटीकरण कहते हैं या प्राइवेटिलाइजेशन कहते हैं या प्राइवेटिज्म कहते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है उदारीकरण, जिसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। इन दोनों को समझने के बाद ही आप वैश्वीकरण या जिसे हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं उसको आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इन दो शब्दों को समझिए। निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटीकरण क्या है या प्राइवेटिज्म क्या होता है। पहले जो लिखे हैं हम उसको समझिए। चूंकि आपको परीक्षा में लिखना है तो परिभाषा देनी है तो किस तरह दीजिएगा। निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्रदान या प्राप्त करना तथा उसका प्रबंध करना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने 1991 में निजीकरण की नीति अपनाई। अब व्यवहारिक तरीके से इसको समझिए। निजीकरण का मतलब है सरकार के हाथ में जो भी संस्थाएं हैं, सरकार जिस संस्था को चला रही है उसको जब निजी व्यक्ति को सौंप देती है, निजी हाथों में जब दे देती है और उसका प्रबंधन का पूरा जिम्मा निजी व्यक्ति के हाथ में आ जाता है, तो यही प्रक्रिया निजीकरण, प्राइवेटिज्म कहलाता है। ठीक है, जैसे आज मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, अगर सरकार उस सरकारी विद्यालय को चाहे तो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में या किसी निजी संस्था के हाथ में दे सकती है। अगर वो दे देती है तो अगर वो जो संस्थापक है, जो संचालक है, वो अगर चाहेगा तो मुझे रखेगा, नहीं चाहेगा तो निकाल देगा, दूसरे को फिर बहाल करेगा। यानी उस संस्था का पूरा प्रबंधन का काम, पूरा देखरेख का काम अब निजी व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा। तो निजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले भारत में 1991 में आर्थिक सुधार हुआ है। उस आर्थिक सुधार के तहत निजीकरण भारत में लाया गया, यानी 1991 के बाद भारत में निजीकरण आया है। मनमोहन सिंह उस वक्त भारत के फाइनेंस मिनिस्टर या यूं कहें कि वित्त मंत्री थे। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। उसके पहले के काल को अगर चले, 1991 से पहले देश में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स घाटे में जा रहे थे, आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था। तो आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने के लिए ये पॉलिसी, ये निजीकरण की नीति लाई गई। ठीक है, और आज आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में मोदी सरकार हर चीज़ को निजीकरण करने के पक्ष में है और बहुत सारे संस्थाओं को निजीकरण किया भी गया है।
तो निजीकरण पर बस यही लिखना है कि निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र वाली या निजी क्षेत्र के द्वारा सार्वजनिक उद्यम, ऐसे भी लिख सकते हैं कि निजीकरण का अर्थ किसी सार्वजनिक या सरकारी संस्था को निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप देना है। उस निजी व्यक्ति के हाथ में ही उस संस्थान का पूरा प्रबंधन कार्य आ जाता है, देख रेख का पूरा जिम्मा निजी व्यक्ति के हाथ में हो जाता है। यही प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है, प्राइवेटिज्म कहलाती है। ये प्रक्रिया भारत में कब आई? 1991 में आई। इसके साथ ही 1 नंबर का 2 गो जीके आपके समक्ष मैंने रखा। पहला 1 नंबर का जीके हुआ कि भारत में निजीकरण कब आया, तो 1991 में। दूसरा प्रश्न आया कि भारत में नई आर्थिक नीति, किस नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण लाया गया, तो 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण लाया गया। हमको लगता है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है उदारीकरण, जिसे इंग्लिश में हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है उदारीकरण, कैसे लिखना है आपको परीक्षा में? उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। इसे भी 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत भारत में लाया गया। व्यवहारिक पक्ष समझिए व्यवहारिक तरीके से। उदारीकरण का अर्थ है उदार हो जाना। उदार, अगर कोई व्यक्ति उदार प्रवृत्ति का है तो देखिएगा वो किसी को भी सहमति या अनुमति दे देगा। सपोज कीजिए आपका शहर में कहीं मकान है और उस मकान के पास कोई सब्जी वाला सब्जी लगाना चाहता है। अगर आपके दादाजी या पापा जी बहुत उदार प्रवृत्ति के हैं तो सब्जी वाला जब पूछेगा कि मालिक नीचे आपके हम यहाँ सब्जी का दुकान लगा लें, तो वो कह देंगे कि लगा लो, इसमें हमारा क्या जाता है, 2 पैसा तुम्हारा इनकम हो जाएगा, तो वो लगा लेता है। और भी कोई सब्जी वाला आए तो उसे भी आपके पापा या बाबा अगर उदार प्रवृत्ति के हैं तो अनुमति दे देंगे। इस तरह से पूरा सब्जी का मार्केट सा लग जाएगा आपके आगे और सब कमाएंगे, सब जिएंगे, सब खाएंगे, सब उन्नति करेंगे, विकास करेंगे। तो उदार प्रवृत्ति का मतलब या उदारीकरण का मतलब सरकार 1991 के पहले देश में व्यापार या निवेश पर जो प्रतिबंध लगाए हुए थी उसको समाप्त कर दी या उसमें कमी लाई। जैसे 1991 से पहले, आप व्यवहारिक तरीके से समझिएगा, 1991 से पहले देश में ये फोन वाली एक ही वो बड़ी कंपनी थी, उसका नाम था BSNL। आज के समय में लोग कहता है उसका फुल फॉर्म कि भाई साहब नहीं लगेंगे। BSNL बड़ी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, सरकार का उसमें निवेश था और सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना रखी थी 1991 से पहले कि कोई भी बड़ी टेलीकॉम की कंपनियां भारत में नहीं आ सकती थी। टेलीकॉम ही क्या, कोई और कंपनी भी भारत नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसको आयात कर ज़्यादा देना पड़ता, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा था, उसके लिए लाइसेंस की बहुत लेंदी प्रक्रिया थी। तो इन सभी कारणों से अन्य कंपनियां आती ही नहीं थी। परिणाम क्या होता था कि BSNL का एगो सिम 1500 से 5000 रुपया तक का मिलता था और कॉल रेट 10 रुपया, 12 रुपया, 8 रुपया, 5 रुपया इसी के इर्द गिर्द होता था। अब समझिए उस वक्त बात करने के लिए आदमी क्या है कहते हैं उसको कि सोच के बात करता था या सोच के जाता था कि क्या हमको बात करना है, बस टू द पॉइंट अपनी बात रखा और काम खत्म, फ़ोन रख दिया, क्योंकि जान रहा है कि 1 मिनट का बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। इसलिए लोग लिमिट में बात करता था। यहाँ तक कि किसी एक गांव में या शहर में कुछ ही लोगों के यहाँ फ़ोन हुआ करते थे। अगर उनका कॉल, उनके फ़ोन पर किसी गांव के आसपास पड़ोसी का कॉल आता था तो कॉल के लिए बुलाने का पैसा लेता था लोग, या कई लोग ऐसा रखे हुए था व्यवस्था कि हम बुलाएंगे उसका अलग से पैसा लेंगे, बात करने का अलग से पैसा लेंगे। तो क्या कारण था? कारण ये था कि सरकार ने 1991 से पहले देश की जो आर्थिक नीति थी उसको बहुत कड़ा कर रखा था। इस कारण कोई भी बाहरी कंपनी मार्केट में नहीं आती थी, और जब बाहरी कंपनी मार्केट में नहीं आएगी, कुछ लिमिट कंपनियां ही मार्केट में रहेंगी, तो वो अपने मन की करेंगी, मनमर्जी हो जाएंगी। तो BSNL के पास ऑप्शंस था ही नहीं। लोग जानता था कि अन्य कंपनियां नहीं हैं टेलीकॉम की, इसलिए BSNL अपना कॉल रेट बढ़ाए हुए था। फ़ोन का दाम और बहुत सारी चीज़ों का दाम आसमान छू रहा था।
बहुत लोगों के लिए बहुत चीज़ें सपना जैसा था। तो लेकिन 1991 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, तो मनमोहन सिंह की सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने यह देखा कि ये अनावश्यक व्यापार पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है, कंपनियां अगर कोई आती हैं तो उसको लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत लेंदी जो है, इस कारण कंपनियां नहीं आ पा रही हैं। कोई दूसरा कंपनी भारत में लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि लागत ज़्यादा मुनाफा कम की स्थिति थी, यानी जितना का बउआ नहीं उतना का झुनझुना था, ये स्थिति थी 1991 से पहले। इस कारण भारत का विकास या आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था। तो सरकार ने उदारीकरण की नीति के तहत क्या किया कि जो अनावश्यक जो उद्योग पर नियंत्रण था या प्रतिबंध था, जैसे लाइसेंस, कोटा, इस तरह की जो चीज़ें थी, उसमें बहुत ज़्यादा ढिलाई दिया, बहुत ज़्यादा कमी लाई, या लाइसेंस कोटा के सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। अब कोई भी कंपनी आएगी तो उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, किसी कोटे के अंतर्गत उसको कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं थी, सबको स्वतंत्रता दे दी गई और बहुत ज़्यादा छूट दे दिया गया इस उदारीकरण के तहत, जिसका परिणाम हुआ कि बहुत सारी कंपनियां देश में आईं। अब देखिए, आज के समय में उदारीकरण का ही परिणाम है कि आज के समय में देश में टेलीकॉम की कई कंपनियां हैं, यानी वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, एयरसेल, जियो, मतलब देश की भी कंपनियां हैं और विदेश की भी बहुत सारी कंपनियां आई, बीएसएनएल। तो इन सभी कंपनियों के आ जाने से क्या हुआ कि एक दूसरे के बीच कंपटीशन की भावना आ गई। अब बीएसएनएल या वोडाफोन या आइडिया चाहता था कि हमारे ग्राहक ज़्यादा बने, तो ग्राहक ज़्यादा कब बनेंगे? जब कॉल रेट आप घटाइएगा तब ना। तो कॉल रेट घटना स्टार्ट हुआ और घटते घटते कॉल रेट की स्थिति ये हो गई कि 1 पैसा पर सेकंड 1 पैसा हो गया। और अभी की स्थिति तो ये है कि आप फ्री हो जा रहे हैं, यानी 399 डलवाइए और पूरा फ्री बात कीजिए, 24 घंटा आप चाहें तो बतियाएं। नेट की भी सुविधा बहुत सारी आ गई। तो ये सब हुआ है कंपटीशन के कारण। और कंपटीशन कब आया? जब उदारीकरण आया। उदारीकरण कब आया? 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत आया। तो यहाँ से 1 नंबर का सवाल आपको एक ही बनेगा कि उदारीकरण नीति कब लाई गई? तो 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत, या ऑप्शंस में 1991 रहेगा तो 1991 बस मारिएगा। ठीक है, तो उदारीकरण हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अब इस दोनों को समझने के बाद, या यूं कहें कि दोनों का परिणाम क्या हुआ कि देश में वैश्वीकरण आया। वैश्वीकरण को दूसरे शब्द में भूमंडलीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। बहुत पॉपुलर नाम है ये। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन एक ही बात है। ठीक है, अब क्या होता है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, उसको समझिए। वैश्वीकरण का मतलब व्यापार तथा पूंजी एवं श्रम की गतिशीलता के माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य व्यवस्थाओं के साथ या विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ देना है या जोड़ना है। व्यवहारिक तरीके से समझिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या? वैश्वीकरण का मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था से, या भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना वैश्वीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत पूरा विश्व एक गांव जैसा हो जाता है और 3 चीजों का प्रवाह बहुत तेज गति से होता है। पहला, व्यापार का प्रवाह बहुत तेज गति से होगा। दूसरा, पूंजी का प्रवाह बहुत तेज गति से होगा। और तीसरा, श्रम का प्रवाह तेज गति से होगा। प्रवाह से मेरा तात्पर्य, एक चीज एक जगह से दूसरे जगह जाएगी। आप आज घर बैठे हुए रिबॉक कंपनी का जूता मंगा लेते हैं ना, आप बैठे हुए घर एडिडास का जूता मंगा ले रहे हैं ना। कैसे संभव हो पाया ये संभव हो पाया है वैश्वीकरण के कारण, भूमंडलीकरण के कारण। आज एक देश का सामान दूसरे देश में बिक रहा है, दूसरे देश का सामान तीसरे देश में बिक रहा है, या सब देश में सब देश का सामान बिक रहा है, बेचा जा रहा है। व्यक्ति को जो पसंद पड़ता है वो लेता है। उसका पैकेट जो गवाही करता है कि नहीं ये आपके रेंज में है, वो उठा लेता है। तो क्वालिटी की भरमार है आज मार्केट में, और ब्रांड की भरमार है मार्केट में। आपकी पसंद या आपका पॉकेट जो अलाउ करता है, आप वो कीजिए, वो लीजिए।
तो ये कब संभव हो पाया? जब वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण आया। वैश्वीकरण भूमंडलीकरण के आ जाने के पीछे दो कारण है, एक तो निजीकरण, दूसरा उदारीकरण। इन दोनों के आ जाने के बाद वैश्वीकरण आया और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई और विश्व की बहुत सारी कंपनियां भारत में आनी शुरू हो गई। भारत की बहुत सारी कंपनियां विश्व के कई देशों में जानी शुरू हो गई। इस तरह से विश्व के सभी देशों के सामान भारत में बिकने लगे और भारत के सामान विश्व के अन्य देशों में बिकने लगे। कंपटीशन का मार्केट हुआ और इसके कारण चीजें सस्ती हुई। तो चीजें सस्ती हुई और सबके पहुंच के अंदर हो गई। तो ये भूमंडलीकरण, ये परिभाषा में आप ऐसे ही लिखेंगे जो मैंने बताया। अब बात आती है कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, इसके कितने भाग हैं, कितने अंग हैं? व्हाट इज द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं? तो मुख्यतः 5 भाग हैं। एक नंबर में सवाल ऐसे पूछेगा आपसे कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के कितने भाग हैं, तो मारिएगा 5। ठीक है, तो 5 भाग, कौन कौन भाग हैं 5, वो आप जानिए। पहला, व्यापार व व्यवसाय के अवरोध को कम करना। पहले भाग में क्या काम करना है, देखिए अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण को अगर बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो 5 गो नियम का पालन करना पड़ेगा। वही 5 गो अंग भी है, वही 5 नियम भी है। तो अंग कह लीजिए चाहे नियम कह लीजिए, बतिया एक के है। पहला क्या भाग है? पहला काम क्या करना है कि व्यापार और व्यवसाय के अवरोध को कम करना है। व्यापार और व्यवसाय निर्विरोध हो पाए, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विरोध के हो पाए, ये उपाय उस देश को करना है जिस देश में वैश्वीकरण लाना है। ठीक है, तो वैश्वीकरण को बढ़ाने के लिए व्यापार और व्यवसाय के अवरोध को, रुकावट को कम करना है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि पूंजी का निर्बाध प्रवाह करना है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। पूंजी का निर्बाध प्रवाह का मतलब है कि एक देश का पूंजी दूसरे देश में जाए और दूसरे देश की पूंजी अन्य देशों में आए। तो ये पूंजी का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए, बिना बाधा के पूंजी लोग जहां चाहे वहां लगाएं। जैसे हमको मन है आज कि अमेरिका में हम अपना पैसा लगाएं, एक फैक्ट्री खोले, तो जाइए लगाइए। अगर अमेरिका का कोई नागरिक चाहता है कि भारत में कोई फैक्ट्री खोले, तो आइए खोलिए। हर एक देश के लोग चाह रहे हैं कि भारत में आके फैक्ट्री खोलें, तो आए भाई खोलें, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए नियम आज बराबर हैं। ठीक है, तो ये पूंजी का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए। पूंजी जहां लगाना चाहे लोग वहां पूंजी लग जाए आसानी से। कोई लाइसेंस बनाना या कोई कोटा के तहत आना है, ये सब सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो निर्बाध प्रवाह करेंगे। तीसरा क्या शर्त है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण को बढ़ाने का, या तीसरा क्या अंग है, वो है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, मतलब फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में जाए। अगर टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में जाती है तो यही वैश्वीकरण का असली रूप होगा। जो भी तकनीकी ज्ञान है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। आज हमारे देश का इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहाँ करता है और अपने टेक्नोलॉजी, अपने उस हुनर को जाके दिखाता है कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका की किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर अपने हुनर से उत्पादन उसका बढ़ाता है। अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि भारत के किसी कंपनी में हम काम करें, तो वो आए, काम करे और करेगा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो उस क्षेत्र का विकास करेगा, उस फील्ड का विकास करेगा। तो प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए, कहीं भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए कि कोई तकनीकी या कोई तकनीक जो है, कोई टेक्नोलॉजी है, वो एक देश में ही रहेगा, दूसरे देश में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर नहीं होता है तभी भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा के बाद चौथा जो है अंग वैश्वीकरण का, वो है श्रम का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए। श्रम के निर्बाध प्रवाह अर्थात फ्री फ्लो ऑफ लेबर। श्रम का निर्बाध प्रवाह मतलब एक देश का श्रमिक अगर दूसरे देश जाके काम करना चाहता है तो वो प्रवाह होना चाहिए, वो जाने की अनुमति उसको होनी चाहिए। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न तरह की पढ़ाई और टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेके, किसी तकनीक का ज्ञान लेके वो दूसरे देशों में जा रहे हैं पासपोर्ट बना के और काम कर रहे हैं। बहुत सारे देशों के लोग हमारे यहाँ भी
आके काम कर रहे हैं, तो श्रमिक जो हैं, जो लेबर लोग हैं, उनको दूसरे देश में जाने और दूसरे देश से अपने देश में आने का बेरोक टोक प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण आगे बढ़ेगा। पांचवा जो अंग है वैश्वीकरण का, वो है पूंजी के परिवर्तनशीलता, यानी फ्री कन्वर्टिलिटी ऑफ कैपिटल। मतलब पूंजी की परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। जैसे कोई पूंजी की परिवर्तनशीलता का अभिप्राय है, जैसे कोई विश्व का, अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में आके पूंजी लगाना चाहता है, तो अब वो आएगा लेके तो डॉलर लेके आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार कह दे कि हम डॉलर नहीं स्वीकार करेंगे, हम तो रुपया जानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक देश का जो कैपिटल है, जो वहाँ का करेंसी है, जो वहाँ का नोट है, उसी रूप में वो आके यहाँ निवेश कर सकता है। हाँ, आके बैंक खुले हुए हैं आज तमाम तरह के, जहाँ पर आके वो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करा सकता है और जो भी मजदूर लगाएगा उसको रुपए में वो दे सकता है। तो पूंजी की परिवर्तनशीलता होनी बहुत ज़रूरी है। और पहली शर्त जो थी वैश्वीकरण की, वो इसी को पूरा करने की थी कि पूंजी की परिवर्तन, चूंकि अलग अलग देश से आएंगे लोग अलग अलग तरह के करेंसी लेके, कोई डॉलर लिए हुए है, कोई रियाल लिए हुए है, कोई कुछ लिए हुए, तो उनका पूंजी यहाँ कन्वर्ट हो जाना चाहिए रुपया में। ये सुविधा आज के समय में करीब करीब बहुत सारे बैंकों में सरकार ने दे रखी है, वहाँ आप पूंजी को कन्वर्ट कर सकते हैं। परिवर्तनशीलता आज पॉसिबल है। तो ये 5 बिंदु थे जो वैश्वीकरण के अंग थे। इसके बारे में हमको लगता है कि कम ही लिखने को आएगा, लेकिन वैश्वीकरण के अंग पूछ सकता है कितने हैं और वैश्वीकरण क्या है। अगर पूछ देता है कि अंग कितने हैं और इसकी व्याख्या करें, तो एक एक पॉइंट में जो हमने बताया है, कम से कम 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन भी आपको बनता है, तो आप लिख देंगे, काम आपका निकल जाएगा। अब थोड़ा 1 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए, निजीकरण को प्राइवेटिज्म कहते हैं, उदारीकरण को लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो इसका एल ले लीजिए और इसका पी ले लीजिए, पी एल, और इसका वैश्वीकरण का इंग्लिश होता है जी, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का इंग्लिश ग्लोबलाइजेशन, तो इसका पहला अक्षर जी हमने ले लिया, तो इसका पी ले लिया, एल ले लिया और जी ले लिया। इन तीनों से क्या बन गया? एलपीजी। एलपीजी। तो विकास के इस मॉडल को, विकास का जो 1991 का जो मॉडल था, जो आर्थिक नीति बनाई गई, इस मॉडल को विकास का एलपीजी मॉडल भी कहा गया। ठीक है, विकास का एलपीजी मॉडल कहा गया, मतलब एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो अगर पूछे कि भूमंडलीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन भी दे दिया एलपीजी, एलएलपी, जीएनपी, ऐसे कुछ दे दिया, तो एलपीजी आप ध्यान में रखिएगा। एलपीजी मॉडल या एलपीजी मॉडल के नाम से इसको हम जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। एक और प्रश्न है 1 नंबर का, वो है डब्ल्यूटीओ से संबंधित। सबसे पहले तो जानिए कि डब्ल्यूटीओ होता क्या है। डब्ल्यूटीओ का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन ये विश्व स्तर की व्यापार का एक संगठन है, एक ग्रुप है। जो देश व्यापार करना चाहता है या कर रहा था, वो सब ने मिलके एक संगठन बनाया जिसको डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया है, जनवरी 1995 में, या 1 जनवरी 1995 को किया गया। इसी वक्त यानी कि जनवरी 1995 में ही भारत भी इस व्यापार संगठन का हिस्सा बन गया, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक देशों में से एक भारत भी है। 2006 में विश्व व्यापार संगठन में 149 देश शामिल थे। 2013 में इसमें 159 देश शामिल हो गए और लगातार देशों की संख्या बढ़ रही है। अब विश्व व्यापार संगठन में भारत कब शामिल हुआ है, याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल यहीं से बनेगा, जनवरी 1995 में, या ऐसे भी जानिए बस कि 1995 में।
स्थापना भी विश्व व्यापार संगठन की 1995 में ही हुई है और भारत शामिल भी हुआ उसी वक्त 1995 में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संस्थापक देश में से एक है, माने जो स्थापना किया उन देशों में से एक है भारत। अब WTO का चर्चा इसमें क्यों हो गया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है और व्यापार को खास करके वो बढ़ावा देता है। यानी कि एक देश दूसरे देश से निर्बाध रूप में व्यापार करे, बिना रोक टोक के व्यापार करे, कोई उसको दिक्कत ना हो एक देश को दूसरे देश में व्यापार करने में। इसके लिए ये संगठन का निर्माण किया गया। अब सपोज कीजिए कि बांग्लादेश भी WTO का अगर सदस्य है और भारत भी सदस्य है तो भारत का व्यापार बांग्लादेश के साथ सुगम हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ नियम है, WTO के कुछ नियम हैं। उन नियमों में सबसे प्राथमिक नियम है कि व्यापार को बढ़ावा देना है, यानी कि दूसरे देश की कंपनी आपके यहाँ आराम से आ सके बिना बहुत ज़्यादा लाग लपेट के या बिना पाबंदी के, और आपकी कंपनी उसके देश में जा सके, उसका माल आपके यहाँ बिक सके, आपका माल उसके यहाँ बिक सके। यही सब मैनेजमेंट का काम विश्व व्यापार संगठन करती है। ठीक है, तो यहाँ से बस 1 नंबर का सवाल इसी तरह का पूछेगा, बाकी कोई 1 नंबर का सवाल दिखता नहीं है इतने में। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ पर जरूर याद रखिएगा कि निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, ये तीनों का तीनों कब आया है? 1991 में। तीनों का तीनों 1991 में। और एक नई आर्थिक नीति कब आई है? 1991 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 जीके और 1 जीके यहाँ से बना कि वैश्वीकरण के कितने अंग हैं, तो 5 अंग हैं। एक और जीके यहाँ पर, LPG मॉडल किसको कहते हैं? तो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण को LPG मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और एक और WTO में भारत कब शामिल हुआ? तो 1995 में हुआ। इसकी स्थापना भी 1995 में ही हुई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? क्या होता है मल्टीनेशनल कंपनीज? तो मल्टीनेशनल कंपनीज यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? वैसी कंपनी जो एक देश से अधिक देशों में अपनी वस्तुएं उत्पादित करती हों और उस पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती हों, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। जैसे टाटा मोटर्स, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, फोर्ट मोटर्स, टाटा मोटर्स, विप्रो, ये सारी की सारी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, या इसको आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कह सकते हैं। तो एक कंपनी जिसका ब्रांच कई देशों में हो और जिसका उत्पादन कई देशों में हो रहा हो, साथ ही नियंत्रण उसी कंपनी का सब देश पर हो, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अब देखिए ना, कोका कोला की कंपनी भारत में भी कई है, अन्य देशों में भी कई हैं। वैसे ही नोकिया की कंपनी भारत में भी है, अन्य देशों में भी है। इन्फोसिस वगैरह या टाटा मोटर्स की कंपनियां पूरे विश्व में फैली हुई हैं, बहुत सारे देशों में उसके ब्रांच हैं और वहाँ उत्पादन का काम होता है। तो और नियंत्रण वही कंपनी का है हर जगह पे। तो इसे हम, ऐसी कंपनियां जो हैं उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज कहेंगे। ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भी आप कह सकते हैं। तो ये इतने टॉपिक्स आज के इस वीडियो में मैंने कलेक्ट किए। अगले दिन एक और वीडियो बनेगा इस पर, और इसके साथ ही 2 वीडियो के साथ हमको लगता है ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तीसरा जो वीडियो है वो हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित होगा। तक कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो वैश्वीकरण है उस वैश्वीकरण का परिणाम क्या होता है। परिणाम अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, बिहार पर उसका क्या असर है। तो इन सारी चीज़ों को कल के वीडियो में हम समेटेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।